हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी हबीबी। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की न्यू एनसीईआरटी एसएसटी की चैप्टर नंबर 1 संसाधन एवं उनका उपयोग। पूरा जो चैप्टर है एक एक लाइन वर्ड टू वर्ड हमने समझा है। उसके बाद हमने किया था वन शॉट में रिवीजन, और आज जो है हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। जो आपकी न्यू एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं ना, किताब खोल करके एक बार देखिए, उसमें आपके 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, वो आज हम निपटाने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्लास 8 सोशल साइंस चैप्टर नंबर 1 प्राकृतिक संसाधन और उनको उपयोग। तो ये आपके एनसीईआरटी के जो पीछे के जो क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न होते हैं, ये वो है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट कर देते हैं। आज जो संसाधन नवीकरणीय है उसे कल अनवीकरणीय कैसे बनाया जा सकता है? कुछ ऐसे उपायों का वर्णन कीजिए जिनसे ऐसा होने से रोका जा सकता है। देखिए कितने क्वेश्चन पूछे, एक ही क्वेश्चन में कितने सारे क्वेश्चन पूछ रखे। तो पहले आंसर देने से पहले क्वेश्चन को समझना। आज जो संसाधन नवीकरणीय है, तो भाई नवीकरणीय संसाधन, एक एक वर्ड को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था किताब में। नवीकरणीय संसाधन वो है कि अगर हमने सही ढंग से प्रयोग किया तो खत्म नहीं होंगे। ठीक है, और अनवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जिनको बनने में बहुत टाइम लगता है और बहुत जल्दी खत्म होने की उनकी संभावना होती है। तो भाई जो संसाधन नवीकरणीय है, जैसे कि सूर्य का प्रकाश है, मिट्टी है, हवा है, ये सब जो हैं उनको क्या है, उन्हें कल जो है अनवीकरणीय कैसे बनाया जा सकता है। मतलब कि नवीकरणीय संसाधन कल को अनवीकरणीय कब बन जाएंगे। जैसे कि अगर पेड़ों को काटते रहोगे, पेड़ जो हैं वो किस में आते हैं, नवीकरणीय संसाधन में आते हैं वैसे तो, लेकिन अगर हमने वनों की अंधाधुंध कटाई करी तो वो नवीकरणीय संसाधन हमारे लिए अनवीकरणीय संसाधन बन जाएगा। ठीक है, तो यही पूछा है। उसके अलावा कुछ उपाय हमें बताने हैं। ठीक है, कुछ ऐसे उपायों का वर्णन करना है जिनसे ऐसा होने से रोका जा सकता है। मतलब कि जो नवीकरणीय संसाधन हमको मिलते रहते हैं, ठीक है, ऐसा है कि भाई वो खत्म नहीं होंगे अगर हमने ढंग से प्रयोग किया तो, लेकिन अगर हम बुरी तरीके से दोहन कर रहे हैं, उनका बहुत गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, तो नवीकरणीय संसाधन भी अनवीकरणीय संसाधन बन जाएंगे। उनको रोकने का उपाय बताना है। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं क्या है। यदि किसी नवीकरणीय संसाधन का उपयोग उसकी पुनः बनने की गति से हमने अधिक किया है, वही चीज जो मैंने आपको एग्जाम्पल से बताई थी कि जैसे कि हम भूजल का दोहन कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये है कि भूमि के अंदर पानी है। ठीक है, भूमि की जो मतलब पूरी पृथ्वी पे जो पानी पाया जाता है, ठीक है, हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि भाई बरसात नहीं आ रही है और वो पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो ये जो नवीकरणीय संसाधन है ये क्या बन जाएगा, अनवीकरणीय संसाधन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि भरने से पहले ही हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। और ये मैंने आपको क्लास में एग्जाम्पल दिया था रोटी का। ठीक है, कि एक जो लेडी है वो रोटी बना रही है और खाने वाले 4-5 लोग हैं। ठीक है, तो जितने लोग खा रहे हैं जिस स्पीड से, उतनी ही स्पीड से रोटी बननी चाहिए। ठीक है, अब रोटी बनने से पहले वो लोग क्या है, खत्म कर दे रहे हैं, तो वहां पर उनकी आवश्यकता पूरी ही नहीं हो रही है। ऐसे ही पानी है, पेड़ है, अगर हम उनको बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, जैसे कि पेड़ अगर हम काट रहे हैं तो वही है कि उगने से पहले ही हम लोग काट दे रहे हैं, तो हमारी आवश्यकताएं कैसे पूरी होंगी। तो नवीकरणीय संसाधन इस तरीके से अनवीकरणीय संसाधन बन जाते हैं। ठीक है, तो यह है कि भाई बनने की गति से अधिक हम उनका प्रयोग कर रहे हैं तो वह भविष्य में समाप्त हो सकता है। ठीक है, समाप्त हो जाएगा भविष्य में और व्यवहार में अनवीकरणीय बन जाएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए भूजल का अत्यधिक दोहन जो है, अब अगर हम भूजल का बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं बच्चों, दोहन कर रहे हैं, तो जल संकट पैदा हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है कि वनों की अंधाधुंध कटाई अगर हम कर रहे हैं तो वन जो है वो भी समाप्त हो जाएंगे। बात आ गई यहाँ तक समझ में कि नवीकरणीय संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कैसे बनेगी, ये बात आपको अच्छे से आ गई समझ में। अब हम देख लेते हैं रोकने के उपाय। ठीक है भाई, कि रोकने के उपाय क्या है। अगर इस तरीके से चलता रहा तो एक दिन तो क्या होगा बच्चों, खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, हम तो बैठे रह जाएंगे। इसलिए हमने क्या करना है, कुछ उपाय यहाँ पर दिए गए हैं, उनको हमें फॉलो करना है। सबसे पहली बात, संसाधनों का विवेकपूर्ण एवं सीमित हमको उपयोग करना है। ठीक है, यही बात हमने पूरे चैप्टर में पढ़ी है कि भाई आप फिजूल में जो है उनका उपयोग मत करो, जो भी आवश्यकताएं हैं आप सिर्फ उन्हीं को पूरा करो। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने कहा था कि प्रकृति जो है वो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है लेकिन उसके लालच को पूरा नहीं कर सकती। तो हमें सिर्फ अपनी आवश्यकताएं पूरी करनी है, अपने लालच को नहीं करना है। बात आ गई। ठीक है, ऐसे ही वृक्षारोपण और वनों का हमें क्या करना है, संरक्षण करना है। हमें ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने हैं। ठीक है, इस चीज को बढ़ावा देना है। इसके अलावा हमें वनों का संरक्षण करना है, मतलब हमें अंधाधुंध कटाई नहीं करनी है वनों की। ठीक है, अब देखिए वर्षा जल का संचयन। भाई जब बारिश आ रही है, ठीक है, जब वर्षा आ रही है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके पानी का क्या कर सकते हैं, संचयन कर सकते हैं, उसको इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है। जगह जगह हम क्या कर सकते हैं, तालाब बना सकते हैं, कुएं खोद सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, तो वर्षा जल का संचयन हो जाएगा। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, देखिए जल और ऊर्जा की हमें क्या करनी है, बचत है। ठीक है, बचत करनी है। ऐसा नहीं कि फालतू में लाइट जल रही है और ऊर्जा जो है वो वेस्ट हो रही है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे प्रयोग है जो हम लोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है
रिसाइकलिंग, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग को बढ़ावा हमें देना है। ठीक है, रिसाइकलिंग का मतलब समझ लो जैसे कुछ चीजें अगर खराब हो गई हैं तो उन्हें उद्योगों में ले जाकर उनसे कोई नई चीजें बनाना। ठीक है, और रीयूज का मतलब ये है कि अगर कोई चीज खराब हो गई है तो उसे फेंके नहीं। रीयूज मतलब या फिर एक यूज में आ गई, मान लीजिए कोई डिब्बा है, ठीक है, अगर वो खाली हो गया तो उस डिब्बे को हम किसी और चीज के यूज में ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि बस एक बार काम में आया और फेंक दिया। ठीक है, तो मतलब हमको बार बार चीजों को रीयूज करना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, पुनर्चक्रण को हमें बढ़ावा देना है और पुनः उपयोग को भी हमें बढ़ावा देना है। फिर उसके बाद में हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, 5 पारिस्थितिकी तंत्र कार्यों के नाम बताइए जो मानव के लिए उपयोगी हैं। यहाँ पर जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र होता है प्रकृति में, ठीक है, उसके हमें क्या बताने हैं, 5 उनके नाम बताने हैं और जो कि मानव के लिए उपयोगी है। तो सबसे पहली बात हमें देखिए क्या है, स्वच्छ वायु और ऑक्सीजन प्रदान करना। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो हमें क्या प्रदान कर रहा है, स्वच्छ वायु हमें मिलती है, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र से, और क्या मिलता है बच्चों, ऑक्सीजन हमें मिल रही है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दूसरे नंबर पर आता है जल का शुद्धिकरण और जल का चक्र को बनाए रखना। ये पारिस्थितिकी तंत्र का ही तो काम है कि जल का शुद्धिकरण भी हो रहा है, वो क्या बोलते हैं, जल का जो चक्र है वो भी बना हुआ है। ठीक है, मतलब कि वाष्पीकरण होकर पानी ऊपर जाता है और बारिश बादलों में इकट्ठा होकर के फिर नीचे वर्षा बन के बरस जाता है। तो जल चक्र को कौन बना के रखता है, पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, फिर इसके बाद है मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना। ठीक है, तो ये सब किसके काम है बच्चों, पारिस्थितिकी तंत्र के काम है। ठीक है, नंबर 3 पर आपका आता है मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना। तो ये किसका काम है, पारिस्थितिकी तंत्र का। अब मिट्टी की उर्वरता कैसे बने, जैसे कि मान लीजिए कोई पेड़ खराब हो गया है और गिर गया है, मतलब उसमें कीट लग गए हैं, तो फिर वो क्या होता है कि बहुत टाइम के बाद वो जो कीड़े हैं उसको खा जाते हैं और मिट्टी में जब वो घुल जाता है तो क्या होता है, मिट्टी की उर्वरता उससे क्या होती है बच्चों, बढ़ती है। तो ये सब जो है वो पारिस्थितिकी का एक चक्र होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास नंबर 4 पर आता है जलवायु और तापमान का संतुलन बनाए रखना। तो भाई जलवायु और संतुलन का तापमान कौन बना रहा है, ये भी पारिस्थितिकी तंत्र का ही काम है। अगर जलवायु और तापमान में संतुलन नहीं होगा तो फिर क्या होगा बताइए। भाई तापमान अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो पहली बात तो ये कि हाँ कि गर्मी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, इसके अलावा जो ग्लेशियर की बर्फ है वो पिघलेगी और वो जब नदियों में आएगी तो बाढ़ आएगी। ठीक है, अगर जलवायु परिवर्तन हो जाएगा तो मौसमी जो भी घटनाएं हैं, वर्षा वाली हैं, ये सब प्रभावित होंगी। ठीक है, तो इसलिए इनका जो है संतुलित बना रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है भोजन, औषधियां और अन्य प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध कराना। अब ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है पूरा, इसी से ही तो हमें क्या मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, मतलब कि कृषि जब हम करते हैं तो हमें भोजन मिलता है, औषधियां हमें मिलती हैं और बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, इसके बाद में आपका तीसरा क्वेश्चन आता है नवीकरणीय संसाधन क्या है और ये अनवीकरणीय संसाधनों से कैसे भिन्न है। ठीक है, तो भाई देखो पूरा चैप्टर हम लाइन टू लाइन समझ चुके हैं, तो यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि मैं यहाँ पे भी आपको बहुत ज्यादा डिटेल में समझाऊं। अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप पिछली जो क्लासेस है वो देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीकरणीय संसाधन क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, ये अनवीकरणीय संसाधनों से कैसे भिन्न है। दूसरा क्वेश्चन हो गया लोग यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कर सकते हैं कि नवीकरणीय संसाधन हमारे और आने वाली पीढ़ियों के उपयोग के लिए उपलब्ध रहें। ठीक है, तो यहाँ पर हमें भाई 3 क्वेश्चनों का आंसर देना है, इसके अलावा हमें उदाहरण भी देने हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं सबसे पहले नवीकरणीय संसाधन क्या है, ये पूछा है ना। तो देखिए नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो प्राकृतिक रूप से कम समय में पुनः प्राप्त हो जाते हैं। मतलब कि ये कि जिनको बनने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है और वो हमें क्या है बच्चों मिलते रहते हैं। यही मैंने बताया था नवीकरणीय का मतलब मैंने यही बताया था, जो नए होते रहते हैं। नवीन मतलब नया। ठीक है, जो हमें क्या है समय पर बार बार नए होते रहते हैं, बार बार हमें मिलते रहते हैं। ठीक है, और जिनको बनने में लाखों वर्ष का समय नहीं लगता है, कम समय में वो हमें वापस मिल जाते हैं, ये नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, ओके, अनवीकरणीय संसाधन से कैसे भिन्न है। ठीक है, तो अनवीकरणीय संसाधन मैंने क्या बताया था भाई, जिनको बनने में लाखों वर्ष लगता है और एक बार समाप्त होने पर उनका क्या है भाई जल्दी से पुनः प्राप्त वो नहीं होते हैं, यही मैंने बताया था। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन हमें जल्दी से मिल जाते हैं और नवीकरणीय संसाधन हमें फ्री में भी मिल जाते हैं। जैसे कि वायु है, हम सांस ले रहे हैं, फ्री में मिल रही है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश है, हमें फ्री में मिल रहा है, जो पानी है वो हमें फ्री में मिल रहा है। लेकिन भाई साहब ये जो अनवीकरणीय संसाधन है ये हमें मिलता है भैया पैसों में। ठीक है, जैसे कि कोयला है, सोना है, चांदी है, खनिज है, पेट्रोल है। ठीक है, इस सब के लिए चाहिए हमें पैसा। ओके, अब देखें हम अंतर बता देते हैं एक बार। नवीकरणीय संसाधनों में क्या है भाई अंतर, देखिए बार बार प्राप्त हो जाते हैं। पहला अंतर तो ये है कि जो नवीकरणीय संसाधन है वो बार बार प्राप्त हो जाते हैं। अब ये है कि भाई कोई चीज अगर हमारे पास खत्म हो गई है, पेट्रोल या कोयले के भंडार मान लो खत्म हो गए, तो अब ऐसा नहीं है कि वो बहुत जल्दी हमें मिल जाएंगे, हमें लाखों करोड़ों वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है,
अनवीकरणीय संसाधनों का जो भंडार है वो क्या है बच्चों, सीमित है, तो हम उनका अनलिमिटेड यूज नहीं कर सकते, ठीक है, लिमिटेड ही यूज कर सकते हैं अनवीकरणीय संसाधनों का, ठीक है। उपलब्ध बनाए रखने के उपाय, अब भाई अगर ऐसा है कि वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे तो उनको बनाए रखने का भी तो कुछ उपाय होने चाहिए ना, हम ऐसे कौन से उपाय कर सकते हैं कि वो जल्दी से खत्म नहीं हो, ठीक है, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसे अल्टरनेट तो ढूंढने ही पड़ेंगे। तो सबसे पहला क्या है, संसाधनों का संतुलित उपयोग करना है। देखिए पहली बात तो यही आ जाती है, ले देखिए भाई फालतू का यूज नहीं करना है, फिजूल में खर्च नहीं करना है, जितनी आवश्यकता है उतना ही प्रयोग करें। फालतू में लाइट वाइट जल रही है उसका थोड़ा ध्यान रखें, पानी को फालतू में बहने से बचाएं। तो यही है कि आपको फिजूल में उनका उपयोग नहीं करना है, जितनी आपकी आवश्यकता है उतना ही आप उपयोग करें, ठीक है। दूसरी बात आ जाती है उनके संरक्षण की। अब जब आपको प्रकृति ने इतना दिया है, ठीक है, तो बदले में हम भी तो थोड़ा कुछ ख्याल रख सकते हैं ना प्रकृति का, तो हमें क्या करना है बच्चों, संरक्षण करना है, ठीक है। पुनर्नवीनीकरण को हमें बढ़ावा देना है। ये जो नवीनीकरण हो रहा है सोर्सों का, उसको हमें क्या करना है बच्चों, बढ़ावा देना है, ठीक है, क्योंकि जो नवीकरणीय स्रोत है वो हमें जल्दी से मिल जाते हैं, तो हम इस चीज को क्या करें बच्चों, बढ़ावा दें। इसके अलावा क्या है, जल का हमें क्या करना है बच्चों, संरक्षण करना है, जल को हमें फालतू बहने से बचाना है। नंबर 4 पर हमें क्या करना है, प्रदूषण को कम करना है। तो ये बहुत बेसिक सी बातें हैं, रटने वाली कोई चीज नहीं है, ठीक है। उदाहरण हमने यहाँ दे दिए हैं नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधनों के। वही नवीकरणीय कौन से हैं, जो खत्म नहीं होंगे, ठीक है, जैसे कि सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ठीक है। और इसके अलावा अनवीकरणीय संसाधन, अब यहाँ पे देखिए सौर ऊर्जा क्यों इसका उदाहरण है, क्योंकि सौर ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है सूर्य से, ठीक है, और सूर्य क्या है, नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। और पवन ऊर्जा जो है ये हमें मिल रही है पवन से, हवा से, वायु से, ठीक है। तो पवन ऊर्जा जो है, इसलिए ये यहाँ पर नवीकरणीय संसाधन हो जाता है, क्योंकि ये हमें पवन से नहीं मिलती है, ये पवन से मिलती है, पवन, ठीक है, या फिर हम हवा वायु कह सकते हैं। बात आ गई समझ में। इसके अलावा देखिए अनवीकरणीय संसाधन, वही पैसे की बात आ जाएगी। कोयला जो है हमें फ्री में नहीं मिलेगा, मतलब हमें लाना पड़ेगा बाजार से, तो ऑब्वियस सी बात है हमें पैसे देने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि चलते चलते हमें कोयले की खदान मिल गई, हमने कोयला निकाला और यूज करना स्टार्ट कर दिया, या चलते चलते हमें कहीं पेट्रोल का कुआं मिल गया और पेट्रोल निकाल के यूज करना स्टार्ट कर दिया, नहीं, ठीक है, इनके लिए चाहिए पैसा। बात आ गई समझ में। तो यहाँ पे ये कुछ एग्जाम्पल थे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो एक प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। अपने घर और पड़ोस में ऐसी सांस्कृतिक प्रथाओं की पहचान कीजिए जो प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की ओर संकेत करती है, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि हमें अपने आसपास ऐसी प्रथाएं देखनी है। अब देखिए आप, हमने पूरा चैप्टर पढ़ा, ठीक है, एक एक वर्ड को हमने समझा, उसके बाद हमने वन शॉट रिवीजन किया। पूरे चैप्टर में हम एक ही बात कर रहे थे कि भाई संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना है, विवेकपूर्ण उपयोग करना है, ठीक है। तो अब आपको एनसीईआरटी ने पकड़ लिया है, अब आपको बताना है भाई, अब आप सोच के बताओ कि हमारे आसपास ऐसी कौन सी गतिविधियां होती हैं, ठीक है, जिनसे ये है, ऐसी कौन सी प्रथाएं हैं जिनसे ये पता चलता है कि हाँ हम प्रकृति का विवेकपूर्ण उपयोग कर रहे हैं। भाई बताओ एनसीईआरटी को कि ऐसी बात नहीं है कि हम मतलब उसका बहुत बुरी तरीके से दोहन कर रहे हैं प्रकृति का। तो अब बताने का समय आ गया है कि भाई हम विवेकपूर्ण उपयोग कर रहे हैं, हम फालतू का जो है उसका यूज जो है हम बिना फालतू में नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी कौन सी बातें हैं, तो सबसे पहले हमारे पास आता है पानी की अनावश्यक बर्बादी नहीं करना, ठीक है। तो हम पानी की क्या अनावश्यक बर्बादी करते हैं क्या, बताओ। अगर आप लोग करते हो तो बताओ, मुझे तो नहीं लगता कि कोई करते होगा कि भाई पानी फैल रहा है तो फैल ही रहा है, मतलब ऐसे जानबूझकर तो कोई भी बर्बाद नहीं करता ना। तो हम अनावश्यक जो है उसको बर्बादी को रोकते हैं, ठीक है। जितना हमारे लिए आवश्यक है उतना ही हमें क्या करना है, यूज करना है। तो पहली बात तो ये आ गई। तो हम कह सकते हैं कि भाई हम जल का जो है वो विवेकपूर्ण उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सेकंड आता है वर्षा जल का संचयन करना, ठीक है। तो बहुत सारी जगह पर आपने देखा होगा छतों के ऊपर एक सिस्टम लगा होता है, ठीक है, रूफ पर, जिससे क्या होता है कि वर्षा जल का संचयन होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि जगह जगह पर गड्ढे बना दिए जाते हैं ताकि जो पानी है वर्षा का वो इकट्ठा हो जाए। बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो वर्षा जल को हम क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं और उसका यूज हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक विवेकपूर्ण उपयोग हुआ। इसके अलावा हम लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और यही कहूंगी मैं, जितना ज्यादा हो सके पेड़ पौधे लगाओ, ठीक है, इस चीज को बढ़ावा दो। और इसके अलावा जो लगे हुए हैं उनकी क्या करें, देखभाल भी करें, ठीक है। फिर आता है कपड़े के थैले का उपयोग करना, ये तो सबके घरों में होता है भैया, ठीक है। कपड़े का थैला होता है या नहीं होता, ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई घर हो जहाँ कपड़े का थैला नहीं हो हिंदुस्तान में, मतलब कि हमारे इंडिया में, ठीक है। सभी के घर में कपड़ों के थैले जरूर मिलते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि पॉल्यूशन कम हो रहा है कि हम प्लास्टिक के थैले यूज नहीं कर रहे, ठीक है। हम किसका यूज कर रहे हैं, कपड़ों के थैले का। और कपड़ों का इसमें क्या हो रहा है, वो जो हमने बोला था ना कि पुनः उपयोग को हम बढ़ावा देना है, तो जो हमारे फालतू के कपड़े हैं उनसे हमने अगर थैला बनाया है तो ये पुनः उपयोग हुआ, तो इस चीज को हमने क्या किया, बढ़ावा दिया। इसके अलावा बिजली की बचत करना,
कि फालतू में जो है हमें बिजली को बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, कचरे को अलग अलग करके पुनर्चक्रण के लिए देना। कचरे को अलग अलग मतलब कि गीला कचरा अलग है, सूखा कचरा अलग है, प्लास्टिक वाला जो कचरा है वो अलग है, कागज वाला जो कचरा है वो अलग है। इससे क्या होगा, पुनर्चक्रण में उनको सहायता मिलेगी। बात आ गई समझ में? ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5। तो आपके इस चैप्टर में 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं टोटल। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन, आ जाओ भाई। तो देखिए यहाँ पे 5वां क्वेश्चन पढ़ना, वर्तमान उपयोग के लिए वस्तुओं के उत्पादन में किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कि हम जो वर्तमान उपयोग कर रहे हैं वर्तमान में, और हम वस्तुओं को उत्पादन कर रहे हैं, वस्तुओं को बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला, प्राकृतिक संसाधनों का हमें सीमित और विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। भाई बार बार यही बात आ रही है, इस लाइन को घोल कर पी जाओ कि प्राकृतिक संसाधनों का सीमित और विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। जितनी आपको आवश्यकता है सिर्फ उतना ही प्रयोग करो, फालतू का यूज मत करो। ठीक है, दूसरी लाइन हमारे पास आती है इसके बाद कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे। ठीक है, हमें क्या ध्यान रखना है कि भाई पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे। हम कोई भी वस्तुओं का अगर उत्पादन कर रहे हैं तो पहले दूसरी बात क्या आ जाएगी हमारे पास, कि पर्यावरण का हम ध्यान रखें। ठीक है, तीसरी बात आती है ऊर्जा की बचत करने वाली तकनीकी को उपयोग हो। हमें ऐसी तकनीकें ढूंढनी है कि ऊर्जा की जो है वो बचत हो सके। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाती है पुनर्चक्रण योग्य सामग्री का प्रयोग किया जाए। हमें ऐसी सामग्रियों का यूज करना है जिनको क्या किया जाए, रिसाइकिल किया जाए। ठीक है, फिर उसके बाद है उत्पादन से होने वाले प्रदूषण को कम किया जाए। प्रदूषण तो बहुत होता है ना, उद्योगों से, फैक्ट्री से जो भी धुआं निकलता है, ठीक है, अब जो कचरा निकलता है, मलबा निकलता है, उससे बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि प्रदूषण है वो कम किया जाए या फिर खत्म किया जाए। हमें ऐसे अल्टरनेट ढूंढने होंगे। इसके अलावा भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को भी ध्यान रखा जाए। तो यही मैंने बताया था आपको कि भाई भविष्य की पीढ़ियों का आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपनी आवश्यकताओं को पूरा करें। इसी को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, सतत विकास कहते हैं। तो ये हो गए आपके 5 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सेकंड चैप्टर की ओर अपना पड़ाव डालना है। ठीक है।